बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सरील। आज तीन बड़ी ख़बरें हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक महीने से ये चक्कर चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ़ जस्टिस कौन होंगे, उस हवाले से जो हुकूमत पैकेज लाने के बारे में सोच रही है, कभी जजेस की तादाद बढ़ाने के बारे में सोच रही है, 8-9 तरामीम जो हैं वो लाने की सोची जा रही है, उस बारे में बात करेंगे। और दूसरा, इमरान खान ने जो है वो सहाफ़ियों से जेल में बातचीत करते हुए कहा है कि मुझे कैदी जो सज़ाए मौत की कैदी हैं उसकी कोठड़ी में रखा गया है, उस जो सज़ाए मौत की कैदी हैं उनकी तरह मतलब मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, उनकी सहूलियत मुझे मुयस्सर हैं। वो डिटेल से बताएंगे कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा है। तीसरे नंबर पे जो बड़ी ख़बर है कि हमारे सूबे के पुख्तनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एतमाद का वोट लेने का मुतालबा तकरीबन कर दिया है वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा से। तो एक एक करके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था, जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने 8-5 की अक्सरियत से फ़ैसला किया था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ। ये नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, और ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त है, तो ये भी जो 13 जनवरी 2024 को इलेक्शन से एक माह पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक फ़ैसला किया था कि तहरीक इंसाफ से सिंबल का निशान ले लिया था, तो ये इलेक्शन कमीशन ने उसी फ़ैसले की तशरीह गलत की है। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मेंबरान है 41, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अपने शॉर्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 15 दिन के अंदर अंदर, और ये बाकी 39 उम्मीदवार जो हैं तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद असम्बली में हैं, वो जो हैं जब भी इजलास होगा उसमें शिरकत बतौर तहरीक इंसाफ कर सकते हैं। उसके मुकाबले में इलेक्शन कमीशन ने जो 39 बंदे थे उनका तो नोटिफिकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कर दिया, और मगर ये 49 बंदे जो हैं 41 जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे, वो जो हैं कि 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो एफिडेविट वगैरह सारी डॉक्यूमेंट जो हैं अपनी पार्टी से लेके इलेक्शन कमीशन में जमा करा देंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट पे इसको लगा देगा, और अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर देगा। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना, और इस दौरान हुकूमत ने मखसूस नशिस्तें जो केस आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, उसको मानने से इनकार कर दिया। अब मानने से कैसे इनकार कर दिया कि उसके सामने इलेक्शन एक्ट पार्लियामान के ज़रिए सिंपल अक्सरियत से लेके आए हैं, जो 2017-24 इलेक्शन एक्ट है उसको लेके आए हैं। 2017 इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कानून साजी की है, उसमें कानून पास किया है, और जो कौमी असम्बली से और सेनेट से पास करके सदर ममलिकत ने दस्तखत करके जारी कर दिया है। और जो एक्ट पास हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के सामने बांधने की कोशिश की है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानते। आइंदा जो भी हुकूमत आएगी, जिनकी सिंपल अक्सरियत होगी, वो कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला उनको पसंद नहीं होगा, इसी तरह सिंपल अक्सरियत से फ़ैसला करके सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है उसको गैर मौसर कर देंगे। कैसे गैर मौसर कर देंगे? सादा अक्सरियत हर जमात के पास होती है, इस हुकूमत के पास भी सादा अक्सरियत है। इन्होंने कौमी असम्बली से और सेनेट से ये बिल पास करा लिया है, और सदर ममलिकत तो डेफिनेटली इनका अपना ही है। आईनी अहदे पे जो पीपल्स पार्टी वाले बैठे हैं, सदर आसिफ अली जरदारी, इत्तेहादी हुकूमत है, उसने साइन कर दिया है, तो कानून आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट का जो 8-5 का फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, क्योंकि आइन की तशरीह कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी, ठीक है, पार्लियामान जो है वो उसका मकाम जो है वो ऊंचा है, अदलिया इंसाफ में है कि आइन के ख़िलाफ़ वर्दी ना हो। पार्लियामान जो है कानून साजी करती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून की तशरीह करती है। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ये जो इन्होंने ये जो पार्लिमानी एक्ट 2017, जो इलेक्शन एक्ट 2017 ये लेके आए थ्रू पार्लियामान और इसको पास किया है, ये किस तनाजुर में किया है? आया ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बुलडोज़ करने के लिए किया गया है? ये सारी डिटेल देखने के बाद हो सकता है कि पार्लियामान के इस हुक्म को गैर आइनी करार दिया जाए, क्योंकि इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में आपस में तकसीम है। काजी फ़ाइज़ ईसा को पता चल गया है कि मेरी अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं अक्सरियत उसकी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में देखा कि 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में 8 जजेस एक तरफ और 5 जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ थे। काजी साहब की साइड पे 5 जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो है वो 8 जजेस थे। अभी हुकूमत चाह रही है कि पहले तो 2/3 अक्सरियत से
जुडिशल पैकेज जो बार बार बात की जा रही थी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो बात कर रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब जो कर रहे थे, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब जो बात कर रहे थे, बार बार इनको दोहराया जा रहा है कि हम जो जुडिशल पैकेज लेके आ रहे हैं, जुडिशल पैकेज लेके आ रहे हैं। अभी जजों की तादाद बढ़ाने के हवाले से उधर नूर आलम की अपनी जो है आइनी तरामीम है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम नून है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लेके आएँ, जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। एक प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए भी जो जज बैरिस्टर दानियाल ने तरमीम लाने की दरख्वास्त दी थी, वो भी कमेटी के हवाले हो गई है। तो ये अब उस पर ये फ़ैसला करेंगे, देखेंगे ना, जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो कौमी असम्बली है उसमें बैरिस्टर गौहर ने तकरीर करते हुए कहा है, अपने खिताब में तकरीर में जब उसको मौका दिया गया ऐवान में, उन्होंने कहा है कि 2 जजेस बढ़ाने के हक़ में हम भी हैं, 1 या 2 अगर ज़रूरत है, 7 जजेस बढ़ाने के हक़ में हम नहीं हैं। ये बैरिस्टर गौहर ने नहीं कहा, ये बैरिस्टर अली सैफ ने कहा है। बैरिस्टर सैफ ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और सेनेटर हैं, ईवान में ख़िताब करते हुए कहा कि 2 सेनेटर जो है ये जो है जुडिशल कू है, कू जजों, जिस तरह जजों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। तो 2 जजेस अगर ये लाना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं, मगर ये 4 जजेस या 5 जजेस या 7 जजेस ये जिसके लिए लाना चाह रहे हैं वो हम सब समझते हैं, पूरा पाकिस्तान समझता है कि इन जजों को क्यों लेके आ रहे हैं। साफ़ बात यह है कि इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात भी 60,000 से तजावज़ कर गए, और ये नहीं कि ये जजेस की तादाद कम है बनिस्बत दीगर ममालिक। अगर हम कंपेयर करें इंडिया से तो हमारी जजेस ज़्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट की, इंडिया के कम है। दीगर ममालिक में भी आप देखें तो हमारी ही ज़्यादा है, मगर जो डेज़ फिर वो जजेस और उनका और हम अपना कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान की जज जो हैं वो साल में 155 दिन काम करते हैं, इंडिया की जजेस जो है वो 190 दिन काम करते हैं। तो ये जज पे डिपेंड है कि जब काम करते हो, जब काम होगा तो केसेस चलते रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस जो ज़ेर इल्तिवा हैं, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोअर कोर्ट्स में केसेस होते हैं अवाम के। ये तो हाई ऑफिशियल्स के केसेस हैं, जिसमें से 20, 25, 30,000 केसेस ऐसे भी होंगे जो अगर बेंच 2-4 बैठ गए तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। मगर ज़्यादातर केस अब जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं वो तकरीबन 250 से ऊपर है, मगर 2 नज़रसानी की दरख्वास्तें सबसे अहम है। एक तो हुकूमत कोशिश कर रही थी कि हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त लग जाए और तफसीली फ़ैसला आ जाए। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत चाह रही है कि तफसीली फ़ैसला आ जाए, मगर अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया। ये जो इन्होंने असम्बली की इजलास बुलाए हैं, दोनों ईवानों के इजलास बुलाए हैं, ये इसलिए बुलाए हैं कि फ़ैसला अगर दरमियान में आता है तो उसको कवर अप किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन पे हिट ना किया गया हो। और डेफिनेटली इस फैसले में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 13 जनवरी जो सिंबल का निशान लिया था उस फैसले के बारे में, और इलेक्शन कमीशन के रोल पे, कंडक्ट पे बात होगी। इन्होंने जो तशरीह गलत की है, आया कसदन अमलन की है, जो बातें वो खुल के सामने आएंगी और इनसे पूछा जाएगा। और जो इलेक्शन हुआ है इस पर बराह रास्त बातें होंगी। हुकूमत को ख़तरा है कि अगर इलेक्शन के 2024 के इलेक्शन के हवाले से बात होती है तो फिर उनके लिए ये किसी न किसी तरीके से इंतज़ाम करने जा रहे हैं। मतलब जजों को खुल के डराया जा रहा है, या उन 8 जजों को डराया जा रहा है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया हुआ है कि अगर आप चीफ जस्टिस आईनी तरीके से बनते भी हैं और अगर हमारी 2/3 अक्सरियत भी नहीं है तो हम जो है हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेके आ रहे हैं। अब ये जज कौन लेके आता है? जुडिशल काउंसिल कमेटी जो होती है उसमें एक वफाकी वज़ीर कानून होता है, अटारनी जनरल होता है, बार काउंसिल का मेंबर होता है, एक जो है रिटायर्ड जज होता है या जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस होता है, 5 जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो अक्सरियत तो वैसे भी जुडिशल काउंसिल में, इनकी काउंसिल कमेटी में हुकूमत का पलटा बारी है। 5 जजेस इनकी साइड पे हैं, 4 साइड पे हैं, क्योंकि वो 5वां कादी साहब जो हैं वो भी इस साइड पे है। तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जुडिशल काउंसिल कमेटी की जो होती है उससे हुकूमत को, मतलब लॉ मिनिस्टर को, अटारनी जनरल को और बार काउंसिल को निकाल देना चाहिए। अदलिया को अगर साफ़ करना है तो इन चीज़ों को हर हुकूमत में ये एक ही बार कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये लॉ मिनिस्टर हैं तो लॉ मिनिस्टर डेफिनेटली एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्हीं की रिकमेंडेशंस और उन्हीं की बातों को प्रायोरिटी बेस पे रख के काम करेंगे। उन्हीं की जो जजेस होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाना होता है, घुसेड़ना होता है, उसी के बारे में बात की जाएगी। मतलब इसके आसान अल्फाज में मतलब ये है कि ये 5 जजेस, अगर 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या 5 आते हैं तो मुस्लिम लीग नून की पूरी कमेटी, पूरी मीटिंग होगी। मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मतलब ये सारे रिकमेंड करेंगे कि यार ये 4 हमारे अपने जजेस हैं, इन्होंने हमें फ़लाँ जगह पे फेवर दिया है, इनको आगे लेके आओ।
इसका सीधा मफहूम मैंने बयान कर दिया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉ मिनिस्टर को अटार्नी जनरल कौन होता है? अटार्नी जनरल भी सरकार का ही बंदा होता है ना। सरकार बदल जाती है, वो अपना अटार्नी जनरल लेके आता है। पार्टी में जिसने ज़्यादा चीख है, जिसने ज़्यादा नारे मारे हैं, और जो लायर में तो इनके बहुत ज़्यादा वकील ऐसे हैं, इनके अब हर पार्टी के अपने जो है वो लायर्स होते हैं, मतलब वकुला होती है, उनकी तंजीमें होती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वकील बड़े होते हैं। जजेस भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जजेस उठाए जाएंगे, मगर ये चुन चुन के जजेस को उठाएंगे। और पाकिस्तान बार कौंसिल भी कोशिश करी कि हमारे बंदे घुसें, वकील जो है वो भी बड़े खुश होंगे। तो पूरा पाकिस्तान बार कौंसिल जो 24 रुकनी या 25 रुकनी बार कौंसिल के मेंबरान है, उसमें सिर्फ 6-7 लोग जो हैं, 5-6 लोग जो हैं वो इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और बाकी सारी हुकूमत के साथ है। तो ये जो नुमाइंदा बीच में बैठा होता है, ये भी जुडिशल कौंसिल में सरकार का ही नुमाइंदा है। तो जो 5 जजेस सरकार लेके आएगी, 4 जजेस सरकार लेके आएगी। इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद जो है वो 17 है, 2 एडहॉक जजेस हैं, ये 4 और लेके आते हैं तो 19 और 4 23 हो जाते हैं। अगर ये कोशिश करते हैं कि 5 लेके आते हैं तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। मगर जितने भी जजेस आएंगे तो ये है कि जुडिशल कौंसिल में जिस सरकार की जो है मेजॉरिटी है, तो उन्हीं के पसंदीदा जजेस इसमें आएंगे। तो एक तो ये निज़ाम ठीक नहीं है, इस निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। अगर ये इस टाइम पे किसी भी जमात की हुकूमत होती तो ये तरीक़ाकार ही गलत है कि आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में हुकूमत के नुमाइंदे बिठाएँ, बार कौंसिल का मेंबर बीच में बिठाएँ। अदलिया को चाहिए कि अपनी एक सीनियर जजों पे कमेटी कायम हो और वो इसका फ़ैसला करे। ये तरीका तो टोटली गलत है। ये जो जिस तरह कल को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, या इसी की मिसाल देता हूँ, ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, तो क्या ये मेरिट पे 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट में लेके आएंगे? कल भी मैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मा बुखारी को सुन रहा था कि जज की सीनियरिटी है, चीफ जस्टिस की सीनियरिटी जो है वो पैदाइश पे नहीं होती, वो काबिलियत पे होती है। बाबा, काबिलियत को आपने जांचना है कि 4 नाम 5 नाम 4 नाम जो हैं वो वज़ीर आज़म के पास जाएंगे और वज़ीर आला के पास जाएंगे। वज़ीर आज़म की क्वालिफ़िकेशन क्या है कि वो 4-5 नाम उनके पास जाएंगे? एक मुल्क का ठीक है अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा होता है, इस मुल्क का सरबराह होता है, मगर ये तरीका गलत है। अदलिया को आपने आज़ाद करना है तो उसका मेरिट यही है कि अदलिया के काम अदलिया को छोड़ देनी चाहिए। ये बात इधर मुझसे लंबी हो जाएगी। आगे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को डराया जा रहा है। आपने फ़ैसला दिया है, हमारे ख़िलाफ़ दिया है मखसूस नशस्तों का। अगर आपने उस तफसीली फ़ैसले में कुछ उल्टा सीधा लिखा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से लिखा और इलेक्शन के बारे में जाली इलेक्शन है, धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, इलेक्शन पे सीरियस सवालात होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो फिर हम भी जो है वो अपने जजेस जो हैं वो लेके आएंगे। और हाई कोर्ट्स में भी जो 24 जजेस कम है, लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस कम है 11 जजेस, हम वो भी लेके आएंगे। और हम 4-5 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी लेके आएंगे और हम इन सबको पैक कर देंगे। मतलब ये सारी एक पैक करना मतलब ये कि अपने जजेस ये लेके आएंगे। तो घेरने की कोशिश होगी। अगर नया चीफ जस्टिस आता है, फ़र्ज़ करो ये 2/3 अक्सरियत किसी तरीके से हासिल भी कर लेते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि 2/3 अक्सरियत इनको मिल जाएगी। इन्होंने कहना आइन में तरमीम करनी है, 175 एक क्लास 3 को ख़त्म करना है। उसके जो सदर जो है चीफ जस्टिस के जाने के बाद मोस्ट सीनियर जज को जो है वो चीफ जस्टिस बना लेता है, ऑर्डर जारी कर लेता है। अगर इन्होंने ये तरीका ख़त्म करना है और 3-4-5 नाम इकट्ठे करने हैं तो उनके लिए उसको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। अब 2/3 अक्सरियत कैसे पूरी होगी? अगर ये जल्दी से ये 13 सितंबर को जो जुडिशल कौंसिल की कमेटी बनाई है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि अक्सरियत जो है वो हुकूमत की है और 5 जज किसी भी तरीके से बीच में अंदर करके 4 जजेस अंदर करके जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पेंडिंग जो है बड़े केसेस चल रहे हैं। बहाना तो वही होगा ना। तो अगर ये वो 4 लेके आते हैं तो ये 2-4 दिन में फिर उसमें फ़ैसला हो जाएगा और उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और 4 जजेस अगर आ गए हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 8-5 की अक्सरियत से जो फ़ैसला आया है, तो फिर 5 के साथ जो है वो 4 मिल जाएंगे, वो 9 हो जाएंगे और यहाँ पे 8 हो जाएंगे। और बल्कि 9 नहीं होंगे, वो 11 हो जाएंगे। 2 एडहॉक जजेस जो हैं वो अभी ले लिए गए हैं। वो भी एडहॉक रिटायर्ड जजों को जब आप लेते हो तो वो किस साइड पे होते हैं, उनके सारे फैसले भी जब हम देख रहे हैं तो वो भी काजी साहब की तरफ हैं। तो ये 11 और फिर 8 हो जाएंगे। तो इस तरह का तरीका चल रहा है ना कि कुछ अजीब सा है कि जजेस में आपस में तकसीम भी है। काजी साहब क्लियर ऐलान कर दें भाई ये सारा बहरान 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है, मगर काजी फ़ायद ईसा साहब नहीं चाह रहे। काजी साहब एक महफिल में कहीं पे सेमिनार में जाके या किसी तरीके से, क्योंकि जज जो है वो उठा कर लेता है, 100 तरीक़ों से कर लेता है कि मैं जा रहा हूँ, मोस्ट सीनियर जज जो होगा वो आइन के तहत जो है जस्टिस मंसूर अली शाह है, जो भी है वो आएगा 25 अक्टूबर के बाद। मैंने 1 मिनट इस कुर्सी पे नहीं रहना, बात ही ख़त्म हो जाएगी।
मगर काजी साहब की ख़ुद भी ख्वाहिश है, वो चाह भी रहे हैं, फ़ैसले कुछ ऐसे हुए हैं, मतलब अदालतों में भी इशूज़ हैं, जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, काजी साहब ने जो है और भी बड़े खाते उनके खुले हुए हैं, उन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात भी इलेक्शन के हवाले से लगे हुए हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको भी 3 साल मिल जाए और उनके जजेस को भी 3 साल मिल जाए, सबको मिल जाए, तो वो परवाह नहीं करेंगे बीच में कि मुझे भी मिल गया। तो जजेस को डराने का यह तरीका जो अपनाया जा रहा है, ये तकरीबन उल्टा पड़ने वाला है। 2/3 अक्सरियत से अगर ये कोई फ़ैसला कर भी लेते हैं और ये इतने जजेस ये 4-5 भर्ती कर भी लेते हैं जुडिशल काउंसिल में, ये आके 4-5-7 दिनों में 13 सितंबर को जो है वो जुडिशल काउंसिल का इजलास है, उसमें हुकूमत की अक्सरियत है, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का वोट भी उस साइड पे होगा। तो ये 4 जजेस को अगर लेते हैं तो ठीक है, इनकी अक्सरियत बन जाएगी। 2 इढ़ाक हो गए, 4 ये हो गए, 6 हो गए और 5 ये 11 अक्सरियत हो जाएगी। ये कोशिश करेंगे कि वो जो फ़ैसला आ जाएगा, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट की, अगर उसमें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई बात हुई या इलेक्शन के बारे में 2024 के बारे में कोई सीरियस क्वेश्चन किए गए, तो फिर या ये हमारे आर्टिकल जो है जो इलेक्शन कमीशन से जो तशरीह गलत की है उसके बारे में बात की गई, तो फिर यहाँ पे फुल कोर्ट बनाया जाएगा जिसमें जजेस जो है वो 23 होंगे, 25 होंगे, जितने ये लेना चाहें। तो फिर में डेफिनेटली उनकी अक्सरियत होगी तो वो फ़ैसला कर देंगे। तो ज़्यादा कोशिश की जा रही है नज़रसानी की दरख्वास्त पे कि किसी तरीके से मखसूस नशस्त से जो है वो रोक ली जाएँ और वो हमें मिल जाएँ। ये सारा फड्डा उसी का है, कोई और फड्डा नहीं है कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर आप ये, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप ये 23 नशस्तें, 77 टोटल नशस्तें जिसमें कौमी असम्बली की 23 नशस्तें, अगर ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे भी देते हैं, कौन सी क़यामत टूटती है? उन्हीं की नशस्तें हैं, आपकी तो नहीं है। आपने तो अपनी मखसूस नशस्तें अक़लियत की और ख़वातीन के ले ली है, ये तो इन्हीं की नशस्तें हैं। अगर इनको मिल भी जाती है तो कौन सी आपकी हुकूमत गिरनी है? भाई आपकी हुकूमत के सर पे हाथ है। आप ये हुकूमत, मुझे लग रहा है ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। ये जिस तरह एक पेज पे है तो ये नहीं लग रहा, महंगाई हो, एहतिजाज हो, भला जो भी हो, आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। आपके पास सिंपल अक्सरियत है और ना तहरीक इंसाफ इसे हुकूमत बना सकती है। अलबत्ता आगे जाके ट्रिब्यूनल्स के इशूज़ आपको होंगे जो आने वाले दिनों में है। बातें मज़ीद मुझसे और लंबी हो जाएंगी। 2 इशूज़ जो और डिस्कस करने हैं। फैसल करीम कुंडी ने जो वज़ीर आला के बारे में बात की है कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत जो है वो एतमाद का वोट ले, उसके पास अक्सरियत नहीं है। मतलब अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मुतालबा किया है कि उसके पास अक्सरियत नहीं है। 4 बार असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया है और उनको जो है एतमाद का वोट लेना चाहिए। अब ये आपसी दोनों एक ही इलाके के हैं, रिश्तेदार भी हैं, आपस में इख्तिलाफात भी हैं। गंडापुर जो है वो भी बदमाशी के स्टाइल में, पठानों के स्टाइल में मूँछ को ताव दे के बात करता है, और यहाँ पे फैसल करीम कुंडी जो है वो भी कुछ कम नहीं है। रिश्तेदार भी हैं, अमीर भी हैं दोनों, और दोनों एक ही इलाके के हैं और दोनों बड़े ओहदों पे हैं। तो फैसल करीम कुंडी को लाया भी इसलिए गया है कि अगर 1-1.5 साल में 6 महीनों में मामला ख़राब होते हैं तो पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा के हुकूमत उसके हवाले की जाएगी। वो खैर वो लग रहा है कि उसमें थोड़ा टाइम है। अभी तहरीक इंसाफ को देखा जा रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, परखा जा रहा है। और जहाँ तक बात है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी अक्सरियत जो है वो खो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ग्रुपिंग चल रही थी तो वो इमरान खान ने डॉक्टर आरिफ अलवी जो साबिक़ सदर पाकिस्तान हैं उसके कहने पे कमेटी बनाई और उन्होंने सबको तनकीदी बयान से रोक दिया है और पार्टी के ख़िलाफ़ बात करने से रोक दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ना ही तहरीक इंसाफ में कोई इतनी बड़ी ग्रुपबंदी है कि वो इमरान खान ऑर्डर कर दे और ये लोग जो हैं उसकी मुखालफत में जा सके। इनको पता है कि इमरान खान की वैल्यू क्या है, इनको पता है कि हम जो वोट जीत के आए हैं वो किस तरीके से जीत के आए हैं। इनको पता है कि ये लोग जो हैं बड़ी आसानी से असम्बली में पहुँच गए क्योंकि इनके पीछे जो है वो इमरान खान का नाम था। तो इतने बड़े इख्तिलाफ़ात है नहीं, तैयारियाँ हो रही है, ये आपस के इख्तिलाफ़ात हैं, ये लगे हुए हैं। जो तीसरी और अहम बड़ी ख़बर है जो इमरान खान ने दी है उसमें थोड़ा सा ये है कि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा जो है सहाफ़ियों से बातें करते हुए कि मुझे जो है वो जेल में वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो सज़ाए मौत के कैदी को होती हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। ये हुकूमत 5 स्टार होटल का जो कौमी असम्बली में और इधर उधर जो प्रोपेगेंडा करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब नहाने के लिए भी जाता हूँ तो मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ, मेरे पास वो सहूलत है नहीं। मुझे जिस कमरे में रखा गया है मेरे पास जो है पंखा है, मैं एक पंखा होता है, वो कमरा इतना गर्म होता है कि ओवन होता है, मगर मैं शिकायत नहीं करता हूँ। जो सहूलियात आसिफ अली जरदारी को, नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को जेल में मिलती थी, वो कनाल के घर थे उनको मिलते थे, मतलब एक बंगले नुमा घर में रहते थे, उनके पास 2-2 AC हुआ करते थे, उनके पास हर वो चीज़ की सहूलत होती थी।
जो मुझे मुयस्सर नहीं है। उनको टेलीफोन वगैरह हर चीज़, उनको उनकी फैमिली के साथ मुलाकातें, उनके लिए घरेलू खाना, मेरा खाना जो है वो एक कैदी बनाता है। तो ये सारी तफसील इमरान खान ने बयान करते हुए दो चार बड़ी और भी अहम बात की हैं कि नवाज़ शरीफ 40 लोगों को मिलता था, इसके लिए ओपन हाउस होता था। नवाज़ शरीफ सहाफ़ियों से भी अपने कमरे में बैठ के बात करता था। मेरे बच्चों से मुझे बात नहीं करानी दी जाती, सिर्फ इसकी शिकायत की है कि इसकी मुझे तकलीफ़ है, बच्चों से बात नहीं कर रहे ना, तो उनकी तकलीफ़ जो है खान साहब को ज़्यादा है। ये सब जो है हॉस्पिटल में जाते थे, मैं अभी तक हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ। बस ये पूरी तफसील इमरान खान जो है नेब के हवाले से बताते हैं कि नेब केसेस की अपील की, शहबाज शरीफ के 4, नवाज शरीफ के 5 जरदारी और इसके फ्रंटमैनों के 9 रेफरेंस पड़े हुए हैं। नेब ने अलकादर ट्रस्ट का डोनेशन बंद कर दिया है ताकि ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अलकादर यूनिवर्सिटी बंद हो गई है तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आवाम का होगा। 100% इसमें गरीब और मुफ्त तालीम लोग हासिल करते हैं। चीफ जस्टिस के बारे में कहा है कि 2.5 माह से नेब अपीलों का फ़ैसला महफूज रखा हुआ है। इंतज़ार किया जा रहा है कि मुझे मतलब इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में रेफरेंस में सज़ा हो तो वो नेब तरामीम का फ़ैसला सुनाएगी, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है इमरान खान को वो हो रहा है और वो फ़ैसला चीफ जस्टिस साहब नहीं चाह रहे हैं कि इमरान खान को वो फ़ैसला मिल जाए, पहुँच जाए। रमीज़ राजा क्रिकेट के बारे में कहा है कि रमीज़ राजा जो है वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसने चेयरमैन पीसीबी, इसलिए मैंने उसको बनाया। अब बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया है, ये करप्ट और फ्रॉडिया है। उसने इलेक्शन का फ्रॉड किया है, गंदम का फ्रॉड किया है, इसी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बनाया गया है, अपॉइंट किया है। इसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो बड़ी तेज़ बातें भी जो की हैं वो भी मोहसिन नकवी वगैरह के हवाले से की हैं। कौम को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की ज़रूरत नहीं होती, इदारों पर करप्ट और अहल अफराद को बिठा दिया जाए तो कौम तबाह हो जाती है। ये इमरान खान का कहना है। सुप्रीम कोर्ट एक ही शनाख्त है, अब ये इसी भी तबाह करने के चक्कर में है। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी ये तबाह कर रहे हैं। मेरे केसेस में मुझे रिलीफ नहीं दिया जा रहा, मुझे कैदी तन्हाई में रखा जा रहा है। 3 मुलाकातों के अलावा सेल में रहता हूँ, मेरा सेल ओवन बन चुका है और मेरे पे ज़्यादा केसेस हैं। इमरान खान का कहना है कि मेरी मुलाकातें कम हैं, मेरे पास वकील आते हैं ज़्यादातर, मेरे केसेस इतने ज़्यादा बनाए हुए हैं मेरे ऊपर कि उनके बारे में डिस्कशन करनी पड़ती है। और मुझे जो है वो जेल में कोई मिलता है तो मुझे कोशिश करते हैं कि यह बंदा तन्हाई में रहे, इसके साथ कोई मिले ना, ताकि ये घबराया हो। सहाफ़ियों को डराया जाता है, उनको कहा जाता है कि बार आपने ये करना है, इसी तरह बताना है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, फ़लाँ लैंग्वेज ठीक नहीं है, कमज़ोर लग रहा है। तो ये कुछ अजीब सा माहौल चल रहा है फ़िलहाल इस टाइम पे। अब देखते हैं कि 8 सितंबर का जो जलसा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कर लेती है फिर उसका मोमेंटम बन जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड जो हम देख रहे हैं कि इमरान खान के बग़ैर ये जलसा नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान के बग़ैर ये कोई बड़ा जलसा नहीं कर पा रहे हैं और जो इस टाइम पे इनकी स्ट्रेंथ है, इसलिए ये बार बार जो है वो जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास कि आएँ और हमारे साथ बैठे और ये जलसे वगैरह, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर है। जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर है वो इमरान खान के पास है। अगर वो खुद होते हैं तो वो पूरे हर ज़िले से, हर तहसील से हज़ारों लोगों को निकाल सकता है। ये उस कमाल इमरान खान का है। अगर फिर आप देखा जाए तो जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम, इनके पास, जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, उनके पास भी स्ट्रीट पावर है, मगर मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के हर शहर में, जैसा मैं कहते आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर से वो लाखों लोगों को निकाल सकता है। ये कमाल जो है मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो असम्बली के सतह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, आइनी तरामीम वगैरह के साथ जो हैं, जो असम्बली में जो बातें होंगी उनमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। मगर जो स्ट्रीट में स्ट्रीट पावर है, जो जलसे जुलूस करना है, जो लॉन्ग मार्च करने हैं, उनमें है जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं फ़िलहाल उनके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह भी यही है कि जेल में जो मुलाकात करता है वो बाहर निकल आता है, एक लीडर एक बयान देता है, दूसरा लीडर दूसरा बयान देता है। तो इसको भी जमीयत उलमा इस्लाम ने टारगेट किया हुआ है कि जिस बंदे के पास इख्तियार है वो जेल में बैठा हुआ है और यहाँ पे जितने भी बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और उनके बयानात वो उस तरह संजीदा है नहीं। एक बोलता है जेल में ये कहा है, दूसरा बोलता है जेल में ये कहा है। मेरे ख्याल में ज़्यादातर जमीयत उलमा इस्लाम को इसी चीज़ का जो है वो इशू चल रहा है, इसलिए खुल के बात नहीं कर रही। जब एक ख़ास कमेटी बनाई जाएगी या कोई ऐसा जमीयत उलमा इस्लाम का कोई वफद जाएगा इमरान खान से मिलने, अगर कोशिश की गई, ज़रूरी नहीं है, तो जब तक गारंटी मौलाना फजल रहमान साहब नहीं लेते तब तक ये मुमकिन नहीं है कि मतलब ये फजल रहमान साहब जो है वो इनसे मिल लें। अलबत्ता जमात इस्लामी से भी बात चल रही है, मगर जमात इस्लामी का भी कहना है कि हमने भी आज़ाद है अपने तौर पे जो है वो लॉन्ग मार्च करने हैं, जलसे जुलूस करने हैं।
तो सितंबर जो है खासा गर्म होने वाला है। अगर इसमें तफसीली फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो ये आगे ये केस चलता रहेगा। उधर जमात इस्लामी के मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, वो भी कुछ दिनों में जलसे जुलूसों में निकल आएंगे। तो सितंबर अक्टूबर पाकिस्तान में बड़ा अहम है, क्योंकि अक्टूबर में जो है वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट भी है, और अक्टूबर में है जमात इस्लामी जो है उनके धरने भी होंगे, क्योंकि उनका कोई मुतालबा पूरा नहीं हो रहा। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ की अगर इत्तेहाद हो जाता है तो ये हुकूमत के लिए और भी ख़तरा है। तो मुल्क में यही सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा जो चलता आ रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ रही। पाकिस्तान में चीन हमारा अच्छा दोस्त है, सऊदी अरब अच्छा दोस्त है, दुबई वाले UAE वाले जो हमारे जो है बड़े अच्छे दोस्त हैं, मगर पैसा हमें कोई नहीं दे रहा। पाकिस्तान शदीद माली क्राइसिस का है, जिस तरह डॉक्टर बंगाली ने कहा है। मैं तो बोलूँगा अल्लाह ना करे, मगर डॉक्टर बंगाली ने कह दिया कि पाकिस्तान दिवाला हो चुका है, कोई दोस्त हमें पैसे नहीं दे रहा, हमारे इदारे हम बेच रहे हैं, कोई हमसे लेने को तैयार नहीं है। तो ये कौन कह रहा है? ये एक ऐसा बंदा कह रहा है जो हुकूमत ने उसको 3 कमेटियों का सरबराह लगाया हुआ था और माहिर माशियात है, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, जिन्होंने परसों जो है रिज़ाइन दे दिया, मुस्तफ़ी हो गया। वो मुस्तफ़ी क्यों हुए? ये हुकूमत ने उनको ज़िम्मेदारी दी थी, उन्होंने उस पर वर्क किया, उस पर काम किया और हुकूमत को बताया कि ये 70 इदारों की हमने जो है पूरी मालूमात कर ली हैं, ये 70 इदारों की और 50 कारपोरेशंस की। तो ये जो 70 इदारे हैं, इसमें 50 इदारे जो हैं इनको फ़ारिग कर दें, इनके मुलाजिमीन को फ़ारिग कर दें, और जो कारपोरेशन है ये सब फ़ारिग कर दें। तो हुकूमत ने उल्टा किया है कि जो डॉक्टर बंगाली साहब ने सजेस्ट किया था कि इससे इतनी बचत होगी, तो उन्होंने ग्रेड 16 से नीचे जितने मुलाजिमीन हैं उनको फ़ारिग करना वफाकी हुकूमत ने शुरू कर दिया, और जो 17 से ऊपर के मुलाजिमीन हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 उनको छोड़ दिया। 21, 22 को तो वैसे भी कोई छेड़ नहीं सकता, उनको छोड़ दिया। अब वो जो जिनको छोड़ा है, तो बकौल डॉक्टर बंगाली साहब के 30 अरब रुपए का फ़ायदा उनसे हो रहा था अगर इन मुलाजिमीन को फ़ारिग कर दिया जाता जो 17 से 22 तक हैं। तो पाकिस्तान को फ़ायदा था। वो जो है उन बेचारे ने बड़ी मेहनत की थी, उनकी मेहनत पे पानी फेर गया। हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, आपको एक कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है, आपको बोलते हैं कि आप जाएँ इस पर काम करें, आपको पूरी टीम दी जाती है, आप 1.5 महीना काम करते हो, रिजल्ट लेके आते हो, टेबल करते हो, दिखाते हो, उधर फेंक देते हैं रद्दी की टोकरी में कि जाएं, फिर आपको मुस्तफ़ी होना पड़ता है। इसी तरह डॉक्टर बंगाली ने भी रिज़ाइन दे दी है। तो अल्लाह खैर करे, मुश्किलात हालात पाकिस्तान पे कम नहीं हो रहे, हर तरफ से पाकिस्तान मुश्किलात में गिरा हुआ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की गैबी मदद फरमाए। कल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।